जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्लास कर रहे थे एनसीईआरटी की, तो ये जो है एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर जो है क्लास 8 है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग का जो है ये जो है दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो जो कंपनी है जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे आप इंग्लैंड की कंपनी भी कहते हैं। तो एक कंपनी जो है भारत में आती है और भारत में आकर अपना क्या करती है, जो है व्यापार करती है। लेकिन ये व्यापार करने के साथ साथ ये क्या करने लगती है कि धीरे धीरे ये जो है भारतीय साम्राज्य पर ये जो है अपना कब्जा शुरू कर देती है, ठीक है। और क्या करते हैं लोग कि धीरे धीरे पूरे भारत पर, पूरे कंप्लीट भारत पर इनका राज्य हो जाता है। जिसे जो है जिसे हम लोग को आज़ादी मिलती है, कब मिलती है, तो 1947 में, ठीक है। तो ये कंपनी जो है सोरोस, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे ये कंपनी कैसे भारत में आई। तो मैंने बताया आपको कि जो है ये लोग सब इसके पहले आपने नहीं देखा हो इसका पहला लेक्चर, तो आप इसका पहला लेक्चर जरूर देख लें। ये सब कहाँ से आई हैं, तो ये सब यूरोप से आई हैं, ठीक है। ये सब यूरोप से आए हैं सब। अब यूरोप से देखिए सबसे पहले जो है पुर्तगाल आया है भारत पर। कहाँ पर, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो है बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे डच हो गई, फ्रांसीसी हो गए, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रही हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग को देखना है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक को कैसे करेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अब इस एकाधिकार का मतलब क्या है, ये यहाँ पर जो है क्या हुआ ना कि जब यहाँ पर एक कंपनी आई, तो एक कंपनी आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के आने का क्या हो गया, तो भारत में होड़ लग गई, ठीक है। यहाँ पर हम सभी लोग क्या करेंगे, जाएंगे और यहाँ से कच्चा माल खरीदेंगे और अपना व्यापार करेंगे। तो इस चीज़ की क्या हो गई है, वहाँ पर तो होड़ लग चुकी थी। तो इसी से क्या हुआ ना कि अब मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, कोई भी व्यापार करता है, तो वहाँ पर अगर कॉम्पिटिट होगा ना, तो वहाँ पर समस्याएं होंगी। अब समस्याएं क्या है, आज तो मान लीजिए चलिए कंपटीशन करेंगे, तो क्या है कि मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मांग भी कम नहीं है। तो मांग ज़्यादा रहेगी तो आप कई कंपनियों को वहाँ पर कार्य दे सकते हैं, कई कंपनियाँ कई काम को कर सकती हैं। लेकिन सोचिए कि उस ज़माने में जहाँ पर जनसंख्या भी कम थी, मांग भी कम था और कंपनी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो कंपनी को मुनाफा कब होगा, जब वहाँ पर एकाधिकार होगा, यानी वहाँ पर उसका मोनोपोली होगा, वो जो चाहेगा वो वहाँ पर करेगा। तो इसी के लिए क्या करता है कि जो इंग्लैंड की जो एक कंपनी थी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती है कि जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, इसका नाम आपने सुना होगा, एलिजाबेथ। तो वो एलिजाबेथ प्रथम रही, ठीक है। तो एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने, तो उन्होंने उनसे परमिशन लेकर, ठीक है, चार्टर द्वारा, चार्टर लेकर, यानी चार्टर का मतलब ही होता है इजाज़तनामा, तो हासिल कर लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह क्या होता है कि धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं ना, पहली बार क्या था इन लोगों का, तो लगभग लगभग 15 साल रहा, फिर 20 साल रहा, ठीक है। मतलब ये जो एकाधिकार का जो समय है, टाइम पीरियड है, धीरे धीरे करते करते कब तक रहता है, तो अब जो आपको पता होगा कि 1857 तक। 1857 में कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और कंपनी के बाद किसका शासन शुरू हो जाता है, तो सीधा सीधा क्राउन का शासन, यानी ब्रिटेन का डायरेक्टली हम लोग जो है शासित प्रदेश हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो यही क्या करती है कि जो कंपनी है वो कंपनी करती है ये कि वो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा लेती है, और इजाज़तनामा लेने के बाद वो क्या करती है, भारत में एंट्री करती है। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था कि वो क्या करेंगे ये लोग कि अब जो है ब्रिटेन की जो है, ठीक है ना, यानी अब इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। तो अब क्या होगा कि इंग्लैंड से जो एक कंपनी आई है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है, उस कंपनी से, इस कंपनी के कॉम्पिटिट में इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी यहाँ पर भारत में नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि इस कंपनी को क्या होगा, धीरे धीरे मुनाफा होगा, ठीक है, ठीक है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, नए 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 इलाके क्या कर सकती थी कंपनी, तो ढूंढ सकती थी। देखिए ठंड थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वहाँ से क्या करती थी, वहाँ से जो है यह सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती थी और उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनियां क्या करती हैं, तो कंपनियां जो है सस्ते दाम पर सामान खरीदती हैं और उसे जो है मॉडिफाई करके, उसका प्रसंस्करण करके महंगे दाम पर उसे बेचती हैं।
तो अब इस कंपनी को क्या मतलब जो है मिल गया, तो ये मिल गया इस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब देखिए कि इंग्लैंड से जो है दूसरी कंपनी अब नहीं आएगी, ठीक है, कहाँ पर, तो इस भारत में, ठीक है ना। तो भारत में इंग्लैंड की दूसरी कंपनी नहीं आएगी, यही कंपनी यहीं पर रहेगी और अपना कार्य करेगी। तो कार्य कैसे करेगी, तो जो है नए नए रिसोर्सेज को खोज सकती है, ठीक है ना, नए नए जगह को खोज सकती है जहाँ से ये लोग क्या करेंगे, तो सस्ता सामान खरीदेंगे और इंग्लैंड में जाकर उसे ऊंची दाम पर बेचेंगे, ठीक है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनी, अब क्या हुआ ना, इसके बाद क्या होता है कि कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से जो है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। अब उसे डर नहीं था कि मार्केट में इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी आ जाएगी, क्योंकि इसको क्या हुआ कि एकाधिकार का फरमान मिल गया, ठीक है। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी बता रहा है कि उस समय जो कमर्शियल जो बिजनेस क्लास जो बिजनेस थी, ठीक है, तो उस बिजनेस को आप कैसे पा सकते हैं, इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे कि जब तक आप जो है एकाधिकार के माध्यम से नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा, मुनाफा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो फिर वैल्यू कम हो जाती है, आपको पता है ना कि जैसे कि अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे चीज़ें खरीद कर ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। अब क्या है, समस्या क्या थी कि यहाँ पर भारत में चलिए ठीक है, इंग्लैंड का जो सरकार है, इंग्लैंड से तो कोई नहीं आएगा, लेकिन और जो यूरोपीय जो मतलब यूरोप क्या है, महाद्वीप है, लेकिन यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो आप उन देश को नहीं रोक सकते ना। आप तो अपने आप को रोक सकते, अपने देश को रोक सकते हैं, अपने देश में किसी अन्य जो है बिजनेस जो है क्लास को रोक सकते हैं, लेकिन किसी अन्य देश को कहीं कैसे रोकेंगे। तो फिर यही क्या हुआ ना, इसको कॉम्पिटिट करना पड़ा उन चीज़ों से। वो कैसे कॉम्पिटिट किया है इस कंपनी ने, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में दिया हुआ है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट के छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। आपको पता है कि जो है सबसे पहले कौन आया था, तो यहाँ पर वास्को डिगामा आया था, ठीक है। तो कब आया था, तो 1400। तो वो लोग क्या थे ना, उस इस जो है इंग्लैंड की जो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही भारत में दाखिल हो चुके थे और भारत के पश्चिमी तट पर अपना अच्छा खासा कब्जा कर चुके थे, ठीक है। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री जो है वास्को डिगामा ने ही क्या किया कि 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता भी लगा लिया था। यानी जो है यानी अफ्रीका से होकर जो रास्ता आ रहा है, जिसे नया रास्ता कहा गया, तो जो अफ्रीका से जो होकर जो नया रास्ता आ रहा है ना, तो ये रास्ता जो है इसे कौन ढूंढा है, तो वास्को डिगामा ने। कहाँ का रहने वाला है, तो पुर्तगाल का, या ये क्या है, तो पुर्तगाली है, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे। यानी अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर डच भी एंट्री करते हैं और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदनी चाहती थी। यानी सब लोग क्या चाहते थे कि एक ही चीज़ का व्यापार करें, ठीक है ना। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यानी यूरोप में मांग क्या थी, आप डिमांड समझिए ना कि यूरोप में डिमांड क्या है। यूरोप में डिमांड है कि जो जो इंडियन जो जो सूती कपड़ा है, ठीक है, यानी भारत का जो सूती कपड़ा का जो सूती का जो कपड़ा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और जो रेशम के जो कपड़े हैं उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। कहाँ पर, यूरोप में। यानी वहाँ पर यूरोप में आप यहाँ से खरीद करके भारत में वहाँ पर जाकर औने पौने दाम में बेच सकते थे, यानी बहुत ऊंचे दाम पर बेच सकते थे। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। कहाँ पर, यूरोप में। और ये दालचीनी ये सब कहाँ मिलेगा आपको, तो जो है आप जाएंगे साउथ इंडिया में, एक इलायची का पर्वत है, वहाँ भी मिलेंगे आपको इलायची। पूरा इलायची का ही सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है ना, इलायची की खेती होती है। तो इस भारतीय मसालों का मांग कहाँ था, तो यूरोप में, ठीक है ना। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनमें उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर बिजनेस क्लास को फ़ायदा तो कम ही होगा ना, वो ज़्यादा महंगा बेच नहीं पाएगा,
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। अब वो बेचेगा अपना सामान 100 रुपये में और कोई लेकर खड़ा है कि हम 50 रुपये में ये बेचेंगे, तो आप कहाँ से लेंगे? 50 रुपये वाले से ही, ठीक है। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। यानी क्या करें, एक दूसरे में अब लड़ाई होगी, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर? आपको पता है कि पुर्तगाल के जो लोग हैं, जो है पोर्टुगीज कहते हैं इसे, वास्को डी गामा की पूरी टीम है, समझ रहे हैं। तो ये लोग लड़ेंगे अब धीरे धीरे आपस में ही, ठीक है। सारे ये कौन है? तो यूरोपीय कंट्री के ही अलग अलग लोग हैं, ठीक है। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करना और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीतिक एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब देखिए क्या हुआ कि क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी आती है पुर्तगाल की, और पुर्तगाल के आने के पहले, इसके पहले क्या किया था कि जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, ठीक है, जिसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसने भी फरमान ले लिया। उसने भी क्या किया? चार्टर ले लिया, अपना इजाज़तनामा ले लिया कि मैं क्या करूँगा कि इंग्लैंड की जो है मैं केवल एक ही कंपनी हूँ और जाकर भारत में व्यापार करूँगा, जिसे मोनोपोली प्राप्त थी। आपने पढ़ा इसके पहले। तो ये सब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पुर्तगाल पहले से थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, फिर डच भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, ठीक है। अब यहीं से 4-5-6 कंपनियां यहाँ पर भारत में एंट्री कर चुकी हैं, ठीक है। अब ये एंट्री कर रही हैं, तो अब एंट्री करने के बाद इनको ये भारत आई क्यों है? फायदा कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये पैसे कमाएंगी कब? ये पैसे कमाएंगे तब जब यहाँ पर एक अधिकार होगा, क्योंकि आज के तरह जो आधुनिक बाजार आपको जो दिख रहा है, ये पहले के समय में ऐसा नहीं रहा है। तो क्या है, पूरा का पूरा जो है बैकग्राउंड है इस चैप्टर का। तो आप इसको देखिए। एनसीईआरटी का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कहाँ से देखेंगे, तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब व्यापार एक कैसे शुरू करेगी तो इसको देखेंगे, लेकिन इसको देखने पहले यहाँ पर एक जो टॉपिक था कि ये लोग क्या करेंगे। अब देखिए, एक दूसरे को हराने के लिए इन्होंने क्या किया, तो किसी के नाव डुबो देते थे, किसी को जान से मार देते थे, ठीक है ना। फिर से किसी जो है नाव को जो है वो क्या करते थे, रास्ते में रुकावट कर देते थे अपने से। यहाँ पर आपने पढ़ा। फिर अगर देखिए, जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, एक कंपनी का किसी न किसी शासक का संरक्षण होगा। किसका? तो भारतीय शासक का। जब भारतीय शासक का संरक्षण होगा तो भारतीय शासक क्या है, तो अब राजनीति हो गई ना, तो भारतीय शासक की राजनीति में आप इंटरफेयर करेंगे और यहीं से जो है भारतीय राजनीति और व्यापार आप अलग अलग नहीं कर सकते थे, जो कंपनी आई थी, ठीक है। इसलिए वो क्या करती हैं, धीरे धीरे उलझते चली जाती हैं और इस लड़ाई के दौर में अपने आप को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।